हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं गुप्त वंश का पतन, जो कि हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, गुप्तों के पतन के कारणों का वर्णन करें, इस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। गुप्त वंश का पतन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके पतन के अनेक कारक थे। इसका पतन कुछ तो परंपरागत कारणों से हुआ एवं कुछ उस वंश के प्रशासन में निहित कमजोरियों के कारण भी हुआ। गुप्त वंश के पतन के कारणों को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसको एक डायग्राम एवं संक्षिप्त व्याख्या द्वारा निम्नलिखित रूप में व्यक्त करते हैं। तो गुप्तों के पतन के कारक को हम देखते हैं। साम्राज्य की विशालता, अयोग्य उत्तराधिकारी, उत्तराधिकार हेतु संघर्ष, आंतरिक एवं बाह्य आक्रमण, भूमि दान प्रथा, वंशानुगत नौकरशाही, अर्ध सामंती व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का ह्रास, दुर्बल सैन्य व्यवस्था, उदार दंड प्रक्रिया, दूरदर्शिता का प्रभाव, विदेश नीति का त्याग, ये सारे उसके कारक हैं। हम एक एक करके उनकी संक्षिप्त व्याख्या करेंगे। गुप्त साम्राज्य के पतन में सबसे प्रमुख कारक साम्राज्य की विशालता थी। समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने अभियानों द्वारा साम्राज्य की सीमाओं को काफ़ी विस्तृत कर दिया था। इस विशाल साम्राज्य पर उन्होंने सफलतापूर्वक शासन किया, किंतु आगे चलकर इस विशाल साम्राज्य पर इसके उत्तराधिकारी नियंत्रण नहीं रख सके। परिणाम स्वरूप दूरस्थ प्रांतों के शासकों ने केंद्रीय सत्ता से स्वतंत्र होकर इसके पतन के कारक का निर्माण किया। किसी भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था का सीधा संबंध शासक की योग्यता से होता है, लेकिन अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण शासन पतन की ओर अग्रसित होने लगा। गुप्त शासकों के उत्तराधिकारियों में किसी भी शासक में समुद्रगुप्त की पौरुषता, चंद्रगुप्त की महत्ता तथा स्कंदगुप्त की वीरता नहीं देखी गई। अयोग्य उत्तराधिकारियों के काल में साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा। उत्तराधिकारियों में आपसी संघर्ष भी इस वंश की एक प्रमुख समस्या थी। प्रयाग प्रशस्ति के अलावा अन्य स्रोतों से भी ज्ञात होता है कि गुप्त वंश भयंकर आंतरिक कलह से ग्रसित था। इसके कारण आंतरिक गतिरोध खुलकर सामने आ रहे थे। उत्तराधिकारियों की अयोग्यता के कारण प्रत्येक युवराजों ने सामंतों की मदद लेना प्रारंभ किया, जिससे साम्राज्य में गुटबंदी को बढ़ावा मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके साथ ही आंतरिक एवं बाह्य आक्रमणों से भी गुप्त साम्राज्य कमजोर हुआ। कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्र शुंग तथा हुनों के आक्रमणों ने इसे कमजोर किया। इसके अलावे वे निरंतर आक्रमणों में व्यस्त रहे, जिसके कारण इनकी अर्थव्यवस्था एवं सामरिक शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
भूमिदान प्रथा ने भी गुप्तों को कमज़ोर किया। दरअसल गुप्त शासकों द्वारा ब्राह्मणों तथा अन्य अधिकारियों को भूमि अनुदान के साथ साथ भूमि की राजस्व वसूली, कानून और व्यवस्था आदि संभालने का उत्तरदायित्व सौंप दिया जाता था, जिससे गुप्त प्रशासन तंत्र कमजोर हुआ। वंशानुगत नौकरशाही भी इसके पतन हेतु जिम्मेदार थी। छोटे से लेकर बड़े पदों तक नौकरशाही के वंशानुगत होने से गुप्त साम्राज्य खोखला होने लगा। यहाँ तक कि प्रांतपति का पद भी वंशानुगत हो गए। समकालीन स्रोतों से ज्ञात होता है कि विषयपति बुद्धगुप्त के काल में महाराजा की उपाधि धारण करने लगे थे। इन नौकरशाहों ने गुप्तों की समस्याओं का फायदा उठाकर अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ाने लगे। पतन का एक महत्वपूर्ण कारण अर्ध सामंती व्यवस्था भी थी। समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय अभियानों के बावजूद भी कई अर्ध स्वतंत्र क्षेत्र थे जो नियमित कर के बदले अपनी स्वतंत्रता बनाए हुए थे। स्कंदगुप्त के पश्चात गुप्त वंश की कमजोरियों से लाभ उठाकर इन सामंतों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित की। गुप्तों की अर्थव्यवस्था निरंतर गिरती जा रही थी। लगातार होने वाले युद्धों, कर व्यवस्था की असफलता, वाणिज्य व्यापार के ह्रास, कृषि पर लगातार बढ़ता दबाव आदि कारणों से अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। गुप्तों की अपनी संगठित सेना नहीं थी। सैन्य गतिविधियों के लिए उन्हें अपने अधीनस्थ सामंतों पर निर्भर रहना पड़ता था। साथ ही लगातार चलने वाले विद्रोहों तथा आक्रमणों से सेना का मनोबल गिर गया था। आगे चलकर केंद्रीय सत्ता के दुर्बल होने पर इन सामंतों ने गुप्त सम्राटों की कोई मदद नहीं की। गुप्तकालीन दंड नीति अत्यंत नम्र थी। बड़े बड़े अपराधों पर भी कठोर दंड नहीं दिया जाता था। इसके कारण देश के शत्रुओं ने साम्राज्य में अशांति तथा अव्यवस्था फैलाकर साम्राज्य के विनाश को प्रोत्साहित किया। इतिहासकारों का मानना है कि गुप्त शासकों में दूरदर्शिता का अभाव था। कुछ इतिहासकारों ने बताया है कि परवर्ती गुप्त बौद्ध धर्म ग्रहण कर अहिंसा की नीति पर चलने लगे। लेकिन जब हम अशोक, हर्ष, कनिष्क को देखते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने भी बौद्ध धर्म एवं अहिंसा की नीति का पालन किया, परंतु वे कमजोर नहीं थे। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि परवर्ती गुप्त शासकों की कमजोरी बौद्ध धर्म अपनाना नहीं, अपितु परिस्थितियों को समझ पाने की दूरदर्शिता का अभाव था। परवर्ती गुप्त शासकों ने अपने पूर्वजों की विदेश नीति का परित्याग कर दिया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों, समुद्रगुप्त ने विदेशी जातियों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने वकाटकों, नागों और कदम्बों के साथ कूटनीतिक एवं वैवाहिक संबंध
स्थापित किए थे। बाद के शासकों ने इस नीति का परित्याग कर दिया। परिणाम स्वरूप अवसर पड़ने पर उन्होंने अन्य लोगों की सहायता नहीं प्राप्त हो सकी। निष्कर्ष देखेंगे। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक गुप्त शासकों ने जिस अदम्य साहस से साम्राज्य की सीमा का विस्तार कर कुशलतापूर्वक शासन संचालित किए, परंतु परवर्ती शासकों की अयोग्यता और अदूरदर्शिता, आंतरिक कलहों, अर्थव्यवस्था तथा सैन्य व्यवस्था पर नियंत्रण समाप्त होने आदि कारणों से ह्रास की ओर अग्रसर होने लगी। इन सभी परिस्थितियों के कारण शासकों पर आम जनता का विश्वास समाप्त हो गया। इसके परिणाम स्वरूप साम्राज्य का विघटन अवश्यंभावी हो गया। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।